जी नमस्कार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इग्नू का MHD4 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके बारे में। वैसे आप लोगों को मैंने एक वीडियो बनाकर बताया था कि ये जो PDF है आप लोग भी इस वीडियो को खरीद सकते हैं, जिसमें 99 रुपीज़ इसका रेट रखा गया है। और आप लोगों के MHD4 के लिए यहाँ पे जून 2022, दिसंबर 2022, जून 2023, दिसंबर 2023 और जून 2024 के पेपर को सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे जून 2022 का पेपर है, उसके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ पर ये 4 नंबर का प्रश्न जो है, आधे अधूरे की रंगमंचीय संभावनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो ये सब जो है ये ऑलरेडी हम लोगों ने हमारे पहले वीडियो में डिस्कशन किया है इसके बारे में। तो 4 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसको एक बार ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है। ये रहा 2 नंबर। उसके बाद हमारा ये 3 नंबर का प्रश्न है स्कंदगुप्त वाला, और ये 4 नंबर वाला। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं हम लोगों को मिल गया है हमारा इस PDF में इसका आंसर, जो कि प्रश्न है मोहन राकेश द्वारा लिखित जो आधे अधूरे की नाटक की रंगमंच संभावनाओं पर विचार कीजिए। और वो क्वेश्चन था हम लोगों का कि आधे अधूरे की रंगमंच नाटक संभावनाओं पर विचार कीजिए। तो ये जो आधे अधूरे जो नाटक है उसके लेखक है मोहन राकेश। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से सजा दिया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम लोग इसकी भूमिका को देखेंगे, जिसमें कहा गया है कि आधे अधूरे मोहन राकेश का प्रसिद्ध यथार्थवादी नाटक है, जो भारतीय मध्यवर्गीय शहरी परिवार के विघटन, तनाव, आकांक्षाओं और असंतोष को अत्यंत संवेदनशील और सशक्त ढंग से प्रस्तुत करता है। मतलब यहाँ पे यथार्थवादी, मतलब यथार्थवादी इसलिए कहा गया है क्योंकि जो भी नाटकें लिखी गई हैं वो बिल्कुल सत्य पर आधारित हैं। तो यथार्थवादी का मतलब होता है सत्य पर सत्य जो चीज़ें होती है। ठीक है, तो यह नाटक एक ही दिन की घटनाओं में बंधा हुआ है। और ये हमारा जो नाटक है आधे अधूरे, ये शहरी जो हमारा परिवार होता है, शहर में रहने वाले ज़्यादातर परिवारों के जो विघटन होते हैं, मतलब जो तनाव होते हैं, जिस तरह से उनमें खींचापन आ जाता है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये नाटक जो है एक ही दिन की घटना में बंधा हुआ है, और इसका पूरा कथानक घरेलू वातावरण के भीतर घटता है। मतलब जो भी इस नाटक में घट रहा है वो घर के अंदर ही ये घटना घट रही है। इसकी यही विशेषता है कि इसे रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाती है। तो सबसे पहले जो हम लोग पॉइंट वाइज, और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, इन सारे आंसर को हम लोग पॉइंट वाइज देखने वाले हैं, ताकि आप लोगों के एग्जाम में पॉइंट अगर याद रहेंगे तो आप लोग अच्छे से एग्जाम को लिख सकोगे। ठीक है, एग्जाम में तो पहला हम लोगों का पॉइंट होगा मंच सज्जा की संभावनाएं। तो एक सीमित लेकिन बहुस्तरीय जो मंच है उसमें एक नाटक एक फ्लैट के ड्राइंग रूम में घटित होता है। एक फ्लैट है, फ्लैट रूम है जिसका ड्राइंग रूम है, और ड्राइंग रूम के अंदर ये घटना घट रही है, जो दर्शकों को मध्यवर्गीय जीवन की सीमाओं का अनुभव कराता है। मंच को इस तरह सजाया जा सकता है कि वो एक छोटे से घर के भीतरी तनाव और घुटन को प्रभावी ढंग से दर्शाए। मतलब घर में रहते हुए आदमी को किस तरह से घुटन महसूस होती है, इन सारी चीज़ों के इन सारी चीज़ों को सजाकर हम लोग एक घटना नाटक को दिखा सकते हैं। ठीक है, कमरा बताया गया है जिसमें साधारण सोफ़ा रखा हुआ है, पुरानी अलमारी है, अखबारों से भरी मेज़ है, मेज़ पर टेबल पर रखा हुआ है अखबारें, एक कोना बच्चों का और एक कोना पति का। हर स्थान अपने आप में चरित्र का विस्तार हो सकता है। दीवारें पे हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, तो दरारों या जर्जर रंग रोगन के माध्यम से आर्थिक और मानसिक जर्जरता को दिखाया जा सकता है। जर्जर का मतलब हो गया एकदम जीर्ण शीर्ण होना, जैसे कि एकदम जो गरीबीपन होता है वो सारी चीज़ों को हम लोग एक दीवार के माध्यम से दिखाया जा रहा है। प्रकाश योजना की अगर हम लोग बात करें तो प्रकाश का प्रयोग विशेष प्रभावों के लिए किया जा सकता है, जैसे नायिका सावित्री की बेचैनी के समय हल्का नीला प्रकाश, या पति महेंद्र नाथ के आने पर वातावरण का और गाढ़ा या धुंधला
धुंधलाया हुआ हो जाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसको हम लोग नंबर 1 पॉइंट के अंदर रख सकते हैं। अभिनय की संभावनाएं, कौन कौन से अभिनय हम लोग वहाँ पे करने मतलब हो सकता है करने के लिए, अगर आप लोग नाटक को अगर अरेंज करेंगे तो यहाँ पे तो हमें तो नाटक अरेंज करना नहीं है, सिर्फ लिखना है उसके बारे में। ठीक है, तो अभिनय की संभावनाएं के अंदर हम लोग लिख सकते हैं कि यथार्थवादी अभिनय शैली की आवश्यकता हो सकती है। आधे अधूरे में चरित्रों की मनोवैज्ञानिक जटिलताएं बहुत गहराई लिए हुए हैं, अतः अभिनेता को केवल संवाद बोलना नहीं है बल्कि उसके पीछे के अंतर्विरोध, हताशा और छटपटाहट को भी जीना होगा। मतलब अभिनय जब आप करेंगे तो आपको केवल जो लाइनें दी जाएंगी उसे आपको नहीं बोलना है, बल्कि उसको दिखाना भी पड़ेगा कि उसी लाइन के हिसाब से आपके अंदर वो चीज़ें घट रही है, आपके हाव भाव में वो सारी चीज़ें देखनी चाहिए। सावित्री का चरित्र जिसे हम लोग दिखा सकते हैं, अभिनय करेंगे अगर कोई करेगा तो अभिनय के अंदर तो सावित्री का चरित्र आता है। तो अभिनय के लिए सावित्री चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सबसे आकर्षक पात्र भी है। उसकी हताशा है, उसके आक्रोश हैं और उसके भीतर के खालीपन को मंच पर जीवित करना अभिनेता की क्षमता का परिचायक हो जाता है। महेंद्र नाथ हैं जिन्हें एक असफल है असहाय पुरुष का चित्रण दिखाना है और नाटक में पुरुष विमर्श का अलग पक्ष प्रस्तुत करता है। बच्चे जो हैं बिन्नी या फिर अशोक, इसमें दिखाया गया है कि हर पात्र के भीतर की टूटन और प्रतिक्रिया को अभिव्यक्त करने का अलग तरीका होगा, जिससे मंच पर विविध भाव भूमियाँ बनती हैं। उसके बाद संवादों की प्रभावशीलता तीसरे नंबर में देखेंगे, जिसमें कहा गया है नाटक के जो संवाद हैं, जो लाइनें हैं या फिर जो डायलॉग्स हैं, अत्यंत यथार्थपरक होने चाहिए, तीखे और व्यंग्यपूर्ण भी है, बिल्कुल रियलिस्टिक की तरह लगनी चाहिए। रंगमंच पर यह संवाद दर्शकों को सीधे प्रभावित करते हैं क्योंकि ये घरेलू जीवन के बहसों जैसे लगते हैं, इसलिए मंचन के दौरान इन्हें सही लय और विरामों के साथ प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक भी हो जाता है। चौथे नंबर पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो लिखेंगे तकनीकी प्रयोग की संभावनाएं, कौन कौन से तकनीकी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे ध्वनि प्रवाह के लिए हम लोग टीवी या फिर दरवाजे की आवाज़, बाहर से आती आवाज़ें सब मिलकर मंच को जीवंत बना देते हैं। प्रोजेक्शन तकनीकी जो होती है जिसे हम लोग प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, तो ये आधुनिक रंगमंच पर किया जा रहा हो तो घर के भीतर छिपी असंतोष की परतों को दिखाने के लिए बैकग्राउंड में छायाचित्र या दृश्य प्रक्षेपित किया जा सकते हैं, जैसे यादें दिखाना, अधूरी इच्छाएं या फिर संघर्ष का जो प्रतीक है। इन सारी चीज़ों को हम लोग प्रोजेक्शन के माध्यम से दिखा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद 5वें नंबर पर होगा निर्देशक की दृष्टि की भूमिका। तो आधे अधूरे जो नाटक है उसमें किसी एक समस्या की कहानी नहीं है, बल्कि टूटते हुए संबंधों की, विघटित मूल्यों की और अस्तित्व की कुंठाओं की गाथा है। अतः निर्देशक को इस नाटक में किसी भी पक्ष को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बल्कि संतुलित रूप में प्रस्तुत करना होगा। मतलब जो निर्देशक होंगे जो इस नाटक को संचालित करेंगे उनको किसी एक साइड की जो दृश्य होंगे उनको आगे लेकर नहीं जाना है, किसी को भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाना है, सबको समान रूप से संतुलित ढंग से लेकर आगे बढ़ना है। खासकर नारी पात्रों को केवल नकारात्मक या फिर पुरुष विरोधी दृष्टि से नहीं बल्कि एक संघर्षशील छटपटाती आत्मा के रूप में भी दिखाना होगा नारी पात्रों को। 6ठे नंबर पॉइंट में है दर्शकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की जो संभावना है। तो यह नाटक दर्शकों को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण के लिए भी बाध्य करता है। ये जो आधे अधूरे नाटक है, इसे देखने से या फिर इसे पढ़ने से जो दर्शक होते हैं या फिर जो पाठक होते हैं उनके मन में केवल मनोरंजन नहीं आते बल्कि अपने आप को निरीक्षण करने का भी एक अवसर मिलता है। और मंच पर जीवन की विडंबनाएं जब प्रत्यक्ष होती हैं तो दर्शक उसे भावनात्मक रूप से उस घटना से खुद को जोड़कर देख पाते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ आप हों या फिर हम, जब हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें जब हमारे सामने आती है, चाहे कोई टीवी हो या फिर कोई कंप्यूटर स्क्रीन हो या फिर कुछ भी हो, तो हम उससे बिल्कुल इमोशनली जुड़ जाते हैं। ठीक वही बातें यहाँ पे कही गई है। विशेषकर शहरी दर्शकों के लिए यह नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक और सशक्त है जितना कि अपने समय में था। ठीक है, तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि आधे अधूरे एक ऐसा नाटक है जिसमें यथार्थ है, विडंबना भी है, संवाद भी है, संवाद की जो धार है और चरित्रों की जो जटिलता है, रंगमंच प्रस्तुति के लिए जो संभावनाएं प्रदान की जाती है। यदि मंचन में निर्देशक, अभिनेता और तकनीकी पक्ष एकजुट होकर कार्य करें तो यह नाटक दर्शकों के लिए गहरी मानसिकता यात्रा पर ले जाने
के ले जाने में पूर्ण सक्षम है। तो यह नाटक केवल एक पारिवारिक कहानी नहीं है, बल्कि आधुनिक समाज का प्रतिबिंब है। आज का जो हमारा समाज है उसके लिए प्रतिबिंब है, जिसे रंगमंच के माध्यम से प्रभावी ढंग से उकेरा जा सकता है या फिर दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ये प्रश्न समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अंधा युग की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए, जो प्रश्न है 5वां नंबर नेक्स्ट। तो आप लोगों का जो ये क्वेश्चन था, चौथे नंबर का जो ये क्वेश्चन है जिसे हम लोग ने अभी अभी देखा, ये क्वेश्चन ही कहा गया था कि कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती है हमारे इस आधे अधूरे नाटक की रंगमंच पर, कौन कौन सी संभावनाएं हम लोग देख सकते हैं। तो उसी को हम लोगों ने इस यहाँ पे चर्चा का माध्यम बनाया है, और हमें आशा है कि आप लोगों को ये जो आंसर है वो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल के साथ जरूर बने रहे। आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए MHD 6 के भी PDF तैयार किए जा रहे हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो स्क्रीन पर आप लोगों के जो नंबर दिख रहे हैं वहाँ से आप लोग इस PDF को भी आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।